कुछ मेटल्स थे उनके ओर्स को लेकर बात की थी। दो हमने छोटे-छोटे टॉपिक्स को कवर किया था। आज सबसे पहला टॉपिक जो है वो एक छोटा-सा है जिसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको लेकर हम बात करेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर बात करें तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? आप कभी आप कभी देखोगे या फिर आपने आसपास तो नहीं देखा होगा क्योंकि भारत में इसका इतना प्रचलन नहीं है ना? वैसे ही भारत में ठीक-ठाक गर्मी पड़ती है, लेकिन ठंडे क्षेत्रों में जहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, कहां पर? जहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है उन क्षेत्रों में क्या होता है? उन क्षेत्रों में वनस्पतियों को कैसे उगाया जाए, पेड़ पौधों को कैसे उगाया जाए, है ना? छोटी छोटी फसलें जैसे आलू है और छोटी छोटी फसलें हैं जैसे सब्जियां हैं, उनको कैसे उगाया जाए, इसको लेकर बड़ी सिरदर्दी रहती है। क्यों? जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा, जब तक जितने भी हमारे वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस होगा। जब प्रकाश ही नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधे अपने ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे, यानी खाना नहीं बना पाएंगे, और खाना नहीं मिलेगा तो पौधे मर जाएंगे। ऐसा ही तो होता है। अरे हाँ, है ना? ठीक। ये कौन सा सब्जेक्ट है? ये जो सब्जेक्ट है ये है फारसी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसे उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इसे हम फ्रेंच में कन्वर्ट करेंगे। धीरे धीरे हम इसे लेकर जाएंगे रशिया की ओर। ठीक है? फिर आपको आसानी होगी, जब आप रशिया जाएंगे तो आपको बात करने में बड़ी आसानी होगी, है ना? चलिए ना, तो स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। मैंने आपको समझाया होता क्या है, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, है ना, ठंडे क्षेत्र होते हैं उनमें ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं। ग्रीन हाउस यानी ग्रीन हाउस मतलब ग्रीन घर, है ना, हरियाली के लिए घर बनाए जाते हैं। ठीक। तो अगर मैं बात करूं होता क्या है, उसमें एक शीशे का चैम्बर बना दिया जाता है ना, और उस शीशे के चैम्बर में जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो कुछ किरणें तो प्रकाश की टकराकर वापस लौट जाती हैं, ये वाली, है ना, वापस लौट जाती है। जो लॉन्ग वेव्स होती है, लॉन्ग वेव्स वापस लौट जाती है। जो लंबी तरंगे होती है ना, वो तो टकराकर वापस लौट जाएंगी। लेकिन जो कम शॉर्ट वेव होंगी वो इसमें पाई जाने वाली, यानी इसके अंदर, इस घर के अंदर जो गैस पाई जाती है वो इन शॉर्ट वेव को रोक लेती है। क्या कर लेती है? इन शॉर्ट वेव को जाने नहीं देती है। और जब ये शॉर्ट वेव जाती नहीं है तो अंदर क्या है, प्रकाश रुक जाता है सूर्य का, और अंदर हीट बनी रहती है, एक तापमान बना रहता है, जिससे ये इसके अंदर पाई जाने वाले वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, वो पनप पाते हैं। ये ग्रीन हाउस का एक कंसेप्ट है। क्या है? ग्रीन हाउस का कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को पूरी पृथ्वी पर लागू करके देखो, है ना, इस कंसेप्ट को आप पूरी पृथ्वी पर लागू करके देखो। अब क्या होगा? अब ये होगा, हुआ क्या हुआ, ये पृथ्वी में पाई जाने वाली गैसें, जैसे हमारे पास CO2 है। कौन कौन सी गैसें? जैसे CO2 है ना, NO2 है, SO2 है ना, इसके अलावा ओजोन है, इसके अलावा CH4 है, जलवाष्प है। ये हमारे वातावरण में है, पर्यावरण में है ना। ठीक, ये हमारे पर्यावरण में है, वातावरण में है। अब होता क्या है, सूर्य का रेडिएशन आता है ना, सूर्य का प्रकाश आता है। अब जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना, सूर्य का क्या, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जो लॉन्ग वेव्स होती है ना, जो लंबी दूरी तय करने वाली वेव होती हैं, वो तो वापस लौट जाती है। वो क्या करती है? वो तो वापस लौट जाती है टकरा कर, है ना। लेकिन जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, शॉर्ट वेव्स, उनको इन गैसों के द्वारा, इन्हें बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। वो बहुत जरूरी है, ग्रीन हाउस गैस। ये ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा रोक दी जाती है पृथ्वी पर, और पृथ्वी का टेम्परेचर बना रहता है ना। पृथ्वी का क्या, पृथ्वी का टेम्परेचर बना रहता है। एक तरीके से सैनिक का काम करती है ना, सैनिक का काम करती है। यानी सूर्य से आने वाली किरणों को शॉर्ट वेव, है ना, शॉर्ट वेव यानी जो छोटी दूरी तय करने वाली किरणें होती हैं, उनको हमारे एटमॉस्फेयर में रोक देती है। इन गैसों को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, और ये हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखती है। अब इसका जस्ट थोड़ा सा उल्टा सोच के देखो, अगर मैं इन ग्रीन हाउस गैसेस की संख्या को, यानी इनकी जो एटमॉस्फेयर में इनका जो रेशियो है, इसको अगर मैं बढ़ा दूं तो क्या होगा? तो क्या होगा अगर मैंने इनका बाई चांस रेशियो बढ़ा दिया, तो होगा क्या, ये सूर्य के प्रकाश को ज्यादा रोकेंगे, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा होगी, इनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। अब ये सूर्य के प्रकाश को ज्यादा रोकेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे। अब ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ेगा, नदियां समुद्र में जल जाती है, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा। जब समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो जो भूमि वाला पार्ट है उस पर जल चढ़ेगा, है ना। और इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है हमारे पास, है ना, और इसी को बोला जाता है हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग, है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, चीजों को समझिएगा। ग्लोबल वार्मिंग, चीजों को एक बार समझने की कोशिश करें, क्या है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। इसी को क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। ठीक है, एक बार पूरे कंसेप्ट को फिर से समझिए, बहुत आसान है, चीजों को समझिएगा। देखिए ग्रीन हाउस का कंसेप्ट क्या है। ग्रीन हाउस वास्तव में किसके नाम पर पड़े हैं? जो ठंडे क्षेत्र होते हैं ना, ठंडे क्षेत्र में क्या होता है, सूर्य का प्रकाश तो कम पड़ता है, तो वनस्पति नहीं होंगी, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो क्या किया जाता है, वो एक तरीके से कांच रख देते हैं, है ना, कांच एक कवर कर देते हैं जहां पर उन्हें वनस्पति उगानी होती है। तो सूर्य का जो प्रकाश आता है उसमें दो तरीके की किरणें होती हैं, एक होती है लॉन्ग वेव, एक कैसी होती है, लॉन्ग वेव, और एक होती है शॉर्ट वेव। एक क्या होती है, एक होती है शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव होती है, दो तरीके की किरणें होती हैं। जो लॉन्ग वेव होती है ये तो टकराकर वापस लौट जाती है, लॉन्ग वेव तो टकराकर वापस लौट जाती है, लेकिन शॉर्ट वेव को इस शीशे के द्वारा रोक दिया जाता है ना। और यहां पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है और अच्छे से वनस्पति उग पाती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो पाता है। यही कंसेप्ट हम पूरी पृथ्वी पर लागू करेंगे तो इस तरीके से लागू होगा। किस तरीके से? हमारी पृथ्वी पर कुछ गैसेस पाई जाती है, जैसे CO2, NO2, SO2, ओजोन, CH4, जलवाष्प, है ना। ये क्या करती है, सूर्य से आने वाली किरणों को, जो छोटी किरणें होती है उन्हें रोक देती है। जो लॉन्ग वेव होती है वो तो निकल जाती है, लेकिन शॉर्ट वेव को रोक देती है। अब शॉर्ट वेव को जब रोक देती है तो इससे
टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर इनका अनुपात बढ़ेगा तो ये ज्यादा प्रकाश को रोकेंगी, उससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ेगा, नदियों में पानी का जलस्तर बढ़ेगा तो समुद्र में जलस्तर बढ़ेगा, और समुद्र में जलस्तर बढ़ेगा तो भूमि वाला भाग डूबेगा। इसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। क्लियर है? तो एक बार आप हेडिंग डालकर लिखेंगे, क्या हेडिंग डालकर लिखेंगे, क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? हेडिंग डालेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना? एक बार आप हेडिंग डालेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट और लिखना स्टार्ट करें। आप लिखेंगे सूर्य से आने वाली, सूर्य से आने वाली, आने वाली किरणों को, किरणों को, आप ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे आप लिखेंगे हमारे वातावरण में, हमारे वातावरण में, वातावरण में कुछ गैसें, कुछ गैसें, कौन कौन सी गैसें? जैसे जलवाष्प, जलवाष्प, CO2, NO2, SO2, O3, CFC, जलवाष्प, जलवाष्प आदि पाई जाती हैं, आदि पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, जाती हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, उस पर फोकस करेंगे। क्यों कहा जाता है ग्रीन हाउस गैसेस? आप कहेंगे इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूर्य से दो प्रकार की किरणें आती हैं, सूर्य से दो प्रकार की, दो प्रकार की वेव आती हैं, आती हैं, लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव, लॉन्ग वेव एंड शॉर्ट वेव, लॉन्ग वेव एंड शॉर्ट वेव, शॉर्ट वेव, जिनमें से शॉर्ट वेव को, जिनमें से, जिनमें से आप लिखें, जिनमें से लॉन्ग वेव तो, लॉन्ग वेव पृथ्वी से टकराकर, पृथ्वी से टकराकर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, लौट जाती है, और शॉर्ट वेव को, और शॉर्ट वेव्स को, वेव्स को इन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, इन ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा, हाउस गैसेस के द्वारा, के द्वारा रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है, दिया जाता है, और पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, पृथ्वी का टेम्परेचर हमारे अनुकूल, है ना, हमारे अनुकूल, अनुकूल बना रहता है, बना रहता है, हमारे अनुकूल बना रहता है। ठीक है, ये हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट, समझ में आया? है ना? अब लिखेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की क्या हानियां हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा, है ना? पहले यहां तक की चीजों को नोट करेंगे, फिर हम आगे की ओर बात करेंगे। हम किस कॉन्टिनेंट में? अरे वाह मेरे चीते, डाउट ऐसे लेकर आओ कि मास्टर को गुस्सा आ जाए। 6 क्लास में सबसे पहले ज्योग्राफी आती है पूरे भारत में, 6 क्लास में सबसे पहले ज्योग्राफी आती है, और 6 क्लास की ज्योग्राफी में सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहली बात यही बताई गई है हम किस कॉन्टिनेंट का भाग। क्या करते हो भाई? क्यों अपने ऊपर एक धब्बा लगा रहे हो कि हम बेवकूफ हैं? या अच्छा लगता है? बताओ, अच्छा लगती है ये हरकतें? बहुत बढ़िया। एशिया कॉन्टिनेंट का भाग है, एशिया कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया कॉन्टिनेंट का भाग है इंडिया। ठीक है, चलिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार ये चीज रिपीट करके तब आगे की ओर बढ़ूंगा, वरना तुम्हारे दिमाग है ना, दिमाग का। चलिएगा, मैंने कहा सूर्य से दो प्रकार की किरणें आती हैं, एक होती है लॉन्ग वेव्स, है ना, एक होती है लॉन्ग वेव्स, और एक होती है हमारे पास शॉर्ट वेव्स। कौन सी होती है? ये हमारे पास है शॉर्ट वेव। होता क्या है? होता यह है कि जो हमारे वातावरण में कुछ गैसेस पाई जाती हैं जिन्हें ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा अनुकूल टेम्परेचर बनाती है जिससे हमारे वातावरण में वनस्पति वेजिटेशन उग सके, जिससे ग्रीनरी आ सके, इसलिए इन्हें बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। बुरी नहीं होती है, अच्छी होती है। ठीक है, अब ये ग्रीन हाउस गैसेस लॉन्ग वेव्स को तो जाने देती है, इनके बस की नहीं है रोकना, लेकिन शॉर्ट वेव को ये रोक लेती है, और शॉर्ट वेव को रोक लेती है, इससे हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, हमारे अनुकूल बना रहता है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हो जाए, कैसा हो जाए? अब होता क्या है? होता यह है, हम कौन सा रुकने वाले हैं, है ना, हम कौन सा रुकने वाले हैं? हम पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटते हैं तो उससे CO2 का लेवल बढ़ता है, पेड़ों को काटते हैं तो उससे CO2 का लेवल बढ़ता है। आपने कहा ठीक है, पेड़ों को काटेंगे CO2 का लेवल बढ़ेगा। ये जो आपको दिख रही है, क्या दिख रहा है? ये जो आपको दिख रहा है, हमारे पास गाड़ियां वगैरह चल रही हैं, ये नाइट्रोजन को छोड़ती है ना, नाइट्रोजन का दहन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, CO2 को छोड़ती है, छोड़ती है कि नहीं? बिल्कुल छोड़ती है। इसके अलावा हम घरों में एसी लगाते हैं, एसी क्या छोड़ती है? एसी CFC छोड़ती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मात्रा बढ़ती है, CFC छोड़ती है। हमारी जो
भट्टियां हैं, हम इन्हें लगाते हैं, इनसे क्या निकलते हैं, इनसे सल्फर निकलती है, SO2 गैस निकलती है, इनसे नाइट्रोजन गैस निकलती है, NO2 निकलती है। ये सभी क्या है, ये सभी लेवल को बढ़ा रही है। ये सभी क्या कर रही है, ये हमारे वातावरण में ग्रीन हाउस जो गैसेज है ना, उनके लेवल को लगातार 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 इंक्रीज कर रही है। जब ये लगातार लेवल को इंक्रीज कर रही है, तो ये ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी वातावरण में। जब ये ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी तो क्या होगा, ये ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ेंगी तो ये सूर्य से आने वाले प्रकाश को ज्यादा रोकेंगी। अब ज्यादा रोकेंगी तो हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वही कीजिए, एक तो हमें गर्मी ज्यादा लगेगी, शादी में मजा नहीं आएगा करने में, ठीक है, चलिए मजा आता। अब क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो हमारे पर्वतों पर पाए जाने वाले ग्लेशियर हैं, वो धीरे 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 पिघलेंगे। अब वो धीरे धीरे पिघलेंगे तो नदियों का जल स्तर बढ़ेगा, और नदियां समुद्र में चली गिराती हैं तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो वो समुद्र का पानी भूमि पर चढ़ेगा, और भूमि पर चढ़ेगा तो हमारा भूमि वाला हिस्सा डूबेगा। इसी को बोला जाता है क्या, ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। तो एक बार आप इस पॉइंट को भी बनाकर यहां पर लिख लेंगे। आप लिखेंगे गाड़ियों से, आप लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ग्लोबल वार्मिंग, आप लिखेंगे जैसे जैसे, आप लिखेंगे जैसे जैसे, आप लिखेंगे गाड़ियों, गाड़ियों, पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटने से, एसी के प्रयोग से, एसी के प्रयोग से, इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाले धुओं से, आप लिखेंगे फैक्ट्रियों के धुओं से, फैक्ट्रियों के धुओं आदि से ग्रीन हाउस गैसेस का अनुपात बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसेस का अनुपात बढ़ता है, जिससे जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं और समुद्र का जलस्तर बढ़ता है, और समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, और भूमि का भाग डूबता है, जिससे जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इसे बोला जाता है ना। इससे देखिए, इससे चाहे हमारे पास मछलियां हों, चाहे हमारे समुद्र पे पाए जाने वाले जीव हों, हर जीव अपने लिमिट में रहता है समुद्र में, है ना। कोई 200 मीटर की गहराई तक रहता है, कोई 100 मीटर की गहराई तक रहता है, कोई 50 मीटर की गहराई तक रहता है। अब जैसे जैसे जलस्तर बढ़ेगा तो उनके रहने पर भी प्रभाव पड़ेगा, वो जो हमारे जलीय जीव है वो भी नष्ट होंगे, है ना, हम भी नष्ट होंगे। तो ये पूरा का पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट का पूरे के पूरे ग्लोबल, पूरी की पूरी पृथ्वी पर इफेक्ट पड़ता है। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना। हमें वार्म किया जाता है पूरे के पूरे ग्लोबल को, है ना, इसलिए इसे बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। समझिए इस चीज को, पता है क्या होता क्या है, मान लीजिए समुद्र का भाग है। अब इस कंसेप्ट को समझिएगा, है ना, मान लीजिए समुद्र का भाग है, ठीक है। पहली बात तो हमारा भूमि वाला भाग तो डूबेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कोई मछली है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये कोई मछली है ना, ये हमारे पास कोई मछली है, ठीक है। आपने कहा ये मछली जो है रह सकती है केवल केवल कितनी हाइट तक, केवल और केवल ये रह सकती है 50 मीटर की हाइट तक, 50 मीटर की हाइट तक रह सकती है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा क्या हुआ, पानी का जलस्तर बढ़ गया, और पानी का जलस्तर इस तरीके से बढ़ गया, और ये कहां पर आ गया, ये हमारे पास हाइट कितनी आ गई, हाइट हमारे पास होगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वाली हाइट होगी टोटल 100 मीटर, कितनी होगी, 100 मीटर हाइट होगी। तो अब होगा क्या, होगा ये कि जो 50 मीटर तक की मछलियां थी, जो अनुकूल थी पानी में 50 मीटर हाइट तक रहने के लिए, अब वो मरने लगेंगी, है ना। वो क्या होंगी, वो मरने लगेंगी, और जो इन मछलियों पर डिपेंडेंट थे उनके लिए अब मुसीबत होनी खड़ी हो जाएगी, जो समुद्र में रह रहे हैं। अब जो समुद्र में इनके ऊपर डिपेंडेंट थे वो मरेंगे, तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट थे वो मरेंगे, तो एक पूरा का पूरा परिस्थितिक तंत्र खराब होगा, है ना। क्या होगा, पूरा का पूरा परिस्थितिक तंत्र खराब होगा, ठीक है। तो ये होता है ग्लोबल वार्मिंग, है ना। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, तो आप सबसे पहले लिखना कहां से स्टार्ट करेंगे, जिसने ये नहीं लिखा तो एक बार इसे लिखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट को, तब आगे की पोर्शन को लिखेंगे, है ना। ये लिखो फटाफट। अब बताओ, हाँ अब बताओ कैसा समझ में आया। अब कोई डाउट रहा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, एक बार मुझे बताएंगे। अब आपसे कोई ग्लोबल वार्मिंग या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर अगर कोई आपसे नॉर्मली आप कुछ पूछेगा तो आप बता पाओगे, अरे हाँ है ना, अपने हाँ। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी इस कंसेप्ट को लेकर, और सिंपल वे में समझो आखिरकार है क्या ग्लोबल वार्मिंग, है क्या हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक ऐसी इमेज बनी हुई है स्टूडेंट के दिमाग में कि ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बेकार चीज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एक अच्छी चीज है, लेकिन एक लिमिटेड मात्रा में। अति हर चीज की बुरी होती है, रोज रोज करोगे तो मन उठ जाएगा, ठीक है। इसलिए अति हर चीज की बुरी है, लिमिटेड मात्रा में हर चीज होनी चाहिए, तभी अच्छा लगता है। नोट डाउन कर लिया ये वाला पार्ट। उसके बाद ये डायग्राम थोड़ा सा बनाना चाहो ना, एक नॉर्मली आप बना लो, है ना, एक ये डायग्राम बना लो खुद के उससे हल्का सा, है ना, हल्का सा डायग्राम बना लो ताकि आपको, ठीक है, हाँ आगे को जरूरत पड़े, है ना, समझने में तो आपको आसानी होगी।
छोटा सा डायग्राम इसे बना लो। आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पूरी की पूरी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल या फिर तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण को स्टार्ट करेंगे। चलिएगा नेक्स्ट, इस वाले डायग्राम को आप खुद से समझ चुके होंगे, बनाना नहीं है, लेकिन इसे लिख लेंगे आप। एक बार इसे लिख लेंगे, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री के टॉपिक जियोग्राफी से रिलेटेड। अरे केमिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, बायोलॉजी तो नहीं, खैर बायोलॉजी हो भी सकती है जियोग्राफी से रिलेटेड। चलिए, सब साइंस ही तो है क्या। डायनामिक्स आप पढ़ते होंगे, डायनामिक्स मैथ होता था, डायनामिक्स है ना। स्थितिज विज्ञान, गतिज विज्ञान 12th में मैथ्स होते थे। खैर आप तो उसमें से पास होकर आए होगे। कोरोना वाले हो ना आप सभी, कोरोना वाले हो ना, तुम सब कोरोना वायरस वाले हो गए 100%। कोरोना वायरस वाले हो ना, सब पास हुए। तुम नहीं जानते हो गतिज विज्ञान, स्थिति विज्ञान क्या होती थी 12th में। 6 मैथ होते थे 12th में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़े। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे तब 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 आप लिखेंगे। आप आज जो हेडिंग डालेंगे वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण। हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण। आइएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तत्वों का वर्गीकरण। चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। तत्वों के वर्गीकरण को लेकर सबसे पहले एक व्यक्ति आए जिनका नाम था वर्जिलियस। क्या नाम था? वर्जिलियस। सबसे पहले तत्वों को वर्गीकरण करने का काम, वर्गीकरण मतलब क्लासिफाइड करने का काम। जैसे आपके घर में कुछ चीजें पड़ी हैं, आपके घर में कपड़े पड़े हैं, है ना, जर्सी पड़ी है, शर्ट पड़ी है, पैंट पड़ी है, सारी चीजें पड़ी हैं। अब आपको क्लासिफाई करना है, शर्ट को एक जगह करना है, पैंट को यानी जीन्स को एक जगह कर दीजिए, है ना, और भी जो और भी चीजें हो उनको अलग जगह कर दीजिए, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति आए जिनका नाम था वर्जिलियस। वर्जिलियस ने सबसे पहले तत्वों का क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किया कि हम तत्वों को कैसे कैसे रखेंगे। बहुत नॉर्मली क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन स्टार्टिंग तो इन्होंने ही की, है ना। तो स्टार्टिंग करने का काम किसने किया? वर्जिलियस ने किया। वर्जिलियस ने क्या किया? वर्जिलियस ने दो भागों में बांटा एलिमेंट्स को। कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। उन्होंने एक तरफ रख दिया मेटल और एक तरफ रख दिया नॉन मेटल। एक तरफ क्या रख दिया? नॉन मेटल रख दिया। नॉन मेटल यानी इन्होंने तत्वों को धातु और अधातु में डिवाइड किया बस। मतलब ये सबसे कमजोर क्लासिफिकेशन कहा जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग तो इन्होंने की। शुरुआत तो किसी को करनी पड़ती, तभी तो प्यार आगे बढ़ता है। तो इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग की। इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमारे पास, है ना, इन्होंने हमारे पास सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया और तत्वों को दो पार्ट में रखा। एक रखा इन्होंने मेटल्स में और एक रखा इन्होंने नॉन मेटल्स में। इसमें रखा नॉन मेटल्स में रखा। सीधी सी बात है, फेल होना जरूरी था। क्यों? क्योंकि मेटल के अलावा, नॉन मेटल के अलावा गैस भी है, गैसों के अलावा हमारे पास मेटेलॉइड्स भी है ना, मेटेलॉइड्स भी है, बहुत चीजें हैं। उनका क्लासिफिकेशन कहां गया? कहीं पर भी नहीं गया। इन्होंने बस मेटल नॉन मेटल में बांटे, जो तत्व ज्ञात थे उस टाइम पर, बहुत तत्व कम ज्ञात थे, है ना। तो इनका क्लासिफिकेशन बहुत नॉर्मल क्लासिफिकेशन है। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? ठीक है ना, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? फोटो मेरी तरह लग रही है, अभी रुक जाओ, बताता हूं तुम्हें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे वर्जिलियस। वर्जिलियस आपसे पूछेगा सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? वो थे वर्जिलियस। आपसे पूछेगा वर्जिलियस ने तत्वों को किस तरीके से बांटा? मेटल और नॉन मेटल्स में बांटा, है ना, मेटल और नॉन मेटल्स में बांटा। एक बार पॉइंट बना के लिखेंगे। क्लासिफिकेशन में सबसे पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फर्स्ट क्लासिफिकेशन लिखेंगे। आप लिखेंगे वर्जिलियस ने, वर्जिलियस ने, वर्जिलियस ने एलिमेंट को, एलिमेंट्स का सबसे पहले, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया, पहले क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन किया, और इन्होंने, और इन्होंने एलिमेंट्स को, इन्होंने एलिमेंट्स को मेटल, मेटल व नॉन मेटल में बांटा, मेटल व नॉन मेटल में बांटा, नॉन मेटल में बांटा, ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांटा। क्लियर है? ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांटा। क्लियर है यहां तक की चीजें आपने? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई, सबसे पहले यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर लिखेंगे वर्जिलियस की कमियां। अगर कमियों को बताने चलेंगे तो सारी सारी कमियां ही हैं। इन्होंने बताया कि सबसे नॉर्मल क्लासिफिकेशन किया, लेकिन कुछ हम बेसिक क्लासिफिकेशन को लेकर बात करेंगे, है ना। पहले यहां तक नोट डाउन करेंगे, फिर हम देखेंगे इनकी कमियां क्या रही, किन चीजों को लेकर बात हुई। ठीक है, चलिए। नोट हुआ? नॉर्मल था, है ना। कुत्ते अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आ चुके हैं, अब वो एंजॉय कर रहे हैं। आप भी एंजॉय करिएगा इनके साथ। वर्जिलियस में कमी क्या आई? कहां पर दिक्कत आई वर्जिलियस में? वर्जिलियस में कमी ये आई कि वर्जिलियस में धातु अधातु में तो बांटा,
इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मेटल्स और नॉन मेटल्स में बांट दिया। एक इन्होंने पार्ट रख दिया मेटल और एक पार्ट रख दिया इन्होंने नॉन मेटल। क्या रख दिया? नॉन मेटल रख दिया। इन्होंने क्या कहा, मेटल्स जो है वो कठोर होती है, सख्त लौंडा, कठोर होती है मेटल। नॉन मेटल जो है कैसी होती है? कठोर नहीं होती है, कठोर नहीं होती, कठोर नहीं होती है। इन्होंने कहा ये इनमें चमक होती है, मेटल में चमक होती है। इन्होंने कहा नॉन मेटल में चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है ना, है ना। इन्होंने कहा मेटल जो होती है डक्टाइल होती है, डक्टाइल होती है। डक्टाइल यानी उन पर दाब लगाया जा सकता है ना। जैसे हम हथौड़े से लोहे को पीटेंगे, डक्टाइल है वो, परतों में कन्वर्ट होगा। इन्होंने कहा ये नॉन डक्टाइल होती है, नॉन डक्टाइल, नॉन डक्टाइल होती है ना। ये मोस्टली ठोस होती है। इन्होंने कहा ये ठोस, अच्छा लिख दिया, कठोर होती है, ये कठोर नहीं होती है। ये कुछ इन्होंने पॉइंट बता दिए मेटल और नॉन मेटल को लेकर, बेसिक बेसिक। लेकिन एक चीज, क्या कमियों में सबसे पहले कमी को लेकर बात करें, है ना, कमी में सबसे पहले कमी को लेकर बात करें, क्या सभी धातुएं कठोर होती है? पहला पॉइंट, क्या सभी धातुएं कठोर है? आपके जी नहीं। पारा मेटल है, द्रव अवस्था में है। सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, केक की तरीके से होती है। तो पहला कंसेप्ट तो ये गलत हो गया। दूसरा, इन्होंने कहा धातु में चमक नहीं होती है, ग्रेफाइट में चमक होती है ना, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। इन्होंने कहा मेटल और नॉन मेटल, मेटल जो डक्टाइल होती है, नॉन मेटल जो डक्टाइल नहीं होती है। क्या आप पारे को डक्टाइल कह सकते हैं? क्या आप सोडियम और पोटेशियम को डक्टाइल कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, डक्टाइल नहीं कह सकते, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें किसको लेकर हुई? ये सारी की सारी चीजें हुई हमारे पास इनकी कमियों को लेकर, है ना, इनकी कमियों को लेकर रही। दूसरा, इनके बाद में तत्वों को खोजा गया तो मेटलॉइड भी निकले, गैसेस भी निकली। इसके अलावा आप कहेंगे इन्होंने मेटल और नॉन मेटल में बांट दिया, मेटलॉइड भी थे, उपधातुएं भी थी, गैसेस भी थी, उनको कहां रखा जाए? ऐसा कुछ भी क्लासिफिकेशन बर्जीलियस के द्वारा नहीं किया गया, है ना। गर्ल्स के लिए लाइसेंस चाहिए दिल्ली पुलिस में, किस चीज का लाइसेंस? अच्छा, गाड़ी चलाने का, पता नहीं इस बारे में, देखना पड़ेगा। तो एक बार बर्जीलियस की कमियों को लिखेंगे, बेचारे में क्या कमी रहेगी, इतना सुंदर लड़का था। आप लिखेंगे बर्जीलियस के क्लासिफिकेशन की कमियां, बर्जीलियस की, बर्जीलियस की क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन की कमियां, क्या क्या कमियां रहेंगी बर्जीलियस में। सबसे पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे इनकी कमियों में, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लिखेंगे, आप लिखेंगे इन्होंने एलिमेंट को, एलिमेंट्स को मेटल व नॉन मेटल में बांटा, मेटल व नॉन मेटल में बांटा, लेकिन लेकिन इनके बाद, इनके बाद उपधातु यानी मेटलॉइड व गैसेस भी थी, गैसेस भी थी, गैसेस की भी खोज हुई, खोज हुई, जिनका कोई, जिनका कोई भी जिक्र नहीं था, कोई भी जिक्र नहीं था, जिक्र नहीं था, कोई भी जिक्र नहीं था। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, अगले आगे की ओर बढ़े, नेक्स्ट बात करें इसको लेकर। अरे मानो हाँ हाँ बहुत है, काफी है, कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसी को लेकर, आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे नेक्स्ट, इन्होंने कहा, इन्होंने कहा मेटल ठोस कठोर होती है, कठोर होती है, होती है, लेकिन लेकिन सोडियम व पोटेशियम को, सोडियम व पोटेशियम को, पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है। इन्होंने कहा मेटल जो होती है कठोर होती है ना। इन्होंने कहा मेटल जो होती है, मेटल, इन्होंने कहा मेटल, कहा मेटल ठोस अवस्था में होती है, यानी सॉलिड फॉर्म में होती है, ठोस अवस्था में होती है, में होती है, लेकिन लेकिन पारा एक मेटल है, पारा एक मेटल है, मेटल है, और वह लिक्विड फॉर्म में है, और वह लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड अवस्था में है, अवस्था में। क्लियर है। नेक्स्ट बात किसको लेकर आई? नॉन मेटल को लेकर। आप देखिए इन्होंने कहा, इन्होंने कहा नॉन मेटल में चमक नहीं होती है, नॉन मेटल में चमक नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, लेकिन 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 ग्रेफाइट में चमक होती है। ग्रेफाइट एक ग्रेफाइट एक अधातु है, अधातु है जिसमें चमक होती है, जिसमें चमक होती है, चमक होती है। इन्होंने कहा नॉन मेटल जो होती है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है, लेकिन लेकिन
ब्रोमियम एक कैसी है, ब्रोमियम एक लिक्विड फॉर्म में अधातु है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर है ना। तो एक बार पॉइंट बना के इन्होंने कहा नॉन मेटल, नॉन मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, इसकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, हीट में इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर होती है, बैड कंडक्टर होती है। लेकिन लेकिन ब्रोमीन एक ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि अच्छा कंडक्टर है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, जो गुड कंडक्टर है, कंडक्टर है। ये सारे के सारे दोस्त हैं। अब दोस्त लिखवाने स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिएगा। ठीक, अगर दोस्त लिखवाना चालू करेंगे तो बेचारे की बहुत दोस्त है ना। इसके अलावा भविष्य में खोजे गए तत्वों के लिए कोई जगह नहीं थी इनके क्लासिफिकेशन में, है ना। आप लिखेंगे भविष्य में खोजे गए, खोजे गए तत्वों के लिए, तत्वों के लिए क्लासिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं था, कोई जिक्र नहीं था। ये सारे के सारे दोस्त थे किसके, बर्जीलियस के। ये क्या थे, ठीक है, ये क्या थे, ये हमारे पास दोस्त थे किसके, बर्जीलियस के क्लासिफिकेशन के। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट डाउन करो और बताओ फटाफट, यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो। एक बार नोट डाउन करेंगे बर्जीलियस चाचा को, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये सबसे इनिशियल क्लासिफिकेशन था किसका, बर्जीलियस का। अरे हाँ यार, यहाँ तक चीजें क्लियर है, फटाफट से बताओ। हाँ, क्वेश्चन है तो पूछो, डाउट है तो पूछो। ठीक है, ये पूरा क्लासिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा। सेकंड क्लासिफिकेशन आता है हमारे पास कौन सा, वो आता है हमारे पास डोबे-राइनर का त्रिक नियम। डोबे-नियर का त्रिक नियम कौन सा था, डोबे-नियर का त्रिक नियम। डोबे-नियर का त्रिक नियम, क्या कहते थे डोबे-नियर, है ना, क्या कहते थे डोबे-नियर। डोबे-नियर ने तत्वों को अरेंज किया, तत्वों को अरेंज किया, और इन्होंने परमाणु भारों के क्रम में अरेंज किया तत्वों को। किसके क्रम में, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में, यानी कम परमाणु भार वाला तत्व, यानी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने एलिमेंट्स को रखा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा रखा, सबसे पहले हमारे पास रखा कम एटॉमिक मास वाला, उसके बाद ज्यादा एटॉमिक मास वाला, उसके बाद ज्यादा एटॉमिक मास वाला, उसके बाद ज्यादा एटॉमिक मास वाला। पायल भी तो नॉन मेटल की बनी होती, चांदी से बनी होती पायल। ठीक है, नॉन मेटल है पायल। ठीक, चलिएगा। सबसे पहली चीज क्या, उन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा, और उन्होंने एक खास क्वालिटी बताई। उन्होंने कहा डोबेनियर का, इसे त्रिक नियम बोला जाता है। त्रिक नियम क्यों बोला जाता है, इन्होंने ये कहा कि हम, मेरे पास मान लीजिए तीन एलिमेंट है ना, मैंने बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। मैंने रखा ए, फिर मैंने रखा बी, फिर मैंने रखा सी। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, एटॉमिक मास का। इन्होंने कहा अगर मैं बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना चाह रहा हूं, है ना, बी का एटॉमिक मास निकालना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं ये करूंगा कि मैं ए और सी का एटॉमिक मास ऐड करूंगा, है ना, ए और सी का एटॉमिक मास ऐड करूंगा, और उसे दो से डिवाइड कर दूंगा, यानी उनका एवरेज निकाल दूंगा। तो मेरे पास क्या जाएगा, बी का एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या जाएगा, बी का एटॉमिक मास आ जाएगा। ये सेकंड क्लासिफिकेशन था डोबेनियर का। और इसे डोबेनियर का त्रिक नियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने तीन तीन के ट्रायोड बनाए, है ना, तीन तीन के पेयर बनाए, इसलिए बोला जाता है इसे डोबेनियर का त्रिक नियम। क्लियर, हाँ या ना मुझे बताएंगे, है ना। ठीक, तो सबसे पहली चीज आप क्या लिखेंगे, सबसे पहली चीज आप समझिएगा, डोबेनियर ने ये कहा, सबसे पहले पॉइंट, डोबेनियर ने तत्वों को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा डोबेनियर ने। ठीक है, अच्छा, उन्होंने ये कहा कि हम अगर निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए तीन एलिमेंट है, अगर मैं बी का एटॉमिक मास निकालना चाह रहा हूं, तो मैं ए और सी के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दूंगा, तो बी का एटॉमिक मास आ जाएगा। क्या जाएगा, बी का एटॉमिक मास आ जाएगा। ऐसे इन्होंने ट्रायोड बनाए, इसलिए इसे बोला जाता है डोबेनियर का त्रिक नियम, है ना, डोबेनियर का त्रिक नियम। ठीक, तो एक बार आप लिखेंगे डोबेनियर का त्रिक नियम क्या कहता है, डोबेनियर का डोबेनियर का त्रिक नियम, त्रिक नियम क्या कहता है, क्या कहता है डोबेनियर का त्रिक नियम। इनके अनुसार ये कहा गया, आप लिखेंगे, इन्होंने सबसे पहले, इन्होंने एलिमेंट को एलिमेंट को एटॉमिक मास के एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में रखा, बढ़ते क्रम में रखा,
ठीक है, चलिएगा, क्या रखा, बढ़ते क्रम में रखा रखा था, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। आप देखिए इन्होंने इन्होंने एलिमेंट के एलिमेंट के तीन तीन के पेयर बनाए, इसीलिए इनके नियम को इसीलिए इनके नियम को त्रिक नियम कहा जाता है, त्रिक नियम कहा जाता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर हम अगर हमें बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है, तो फर्स्ट व थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल देंगे, एटॉमिक मास का एवरेज निकाल लेंगे। ऐसा किसका कहना था, ऐसा था डोबेनियर का कहना। डोबेनियर के समय पर 53 तत्व ज्ञात थे। आप देखें इनके समय 53 एलिमेंट ज्ञात थे, एलिमेंटों का पता था, ठीक है ना। कमियों को तो बाद में देखेंगे, पहले इनके कंसेप्ट को समझिएगा, है ना। कमी अगर किसी में देखने लगोगे तो कभी प्यार नहीं होगा। चलिएगा, सबसे पहला हमारे पास क्या था, इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। दूसरा, इन्होंने तीन तीन के ट्रायोड बनाए, पेयर्स बनाए, इसीलिए इसे बोला जाता है डोबेनियर का त्रिक नियम, है ना, डोबेनियर का त्रिक नियम। थर्ड, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अगर मुझे बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है तो मैं फर्स्ट और लास्ट के एटॉमिक मास का एवरेज निकाल दूंगा, तो बीच वाले का एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा। क्लियर है यहां तक की चीजें, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए यहां तक की चीजों को लेकर, ठीक है। तो एक बार इसे नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद आपको इनके तीन ट्रायोड याद रखने हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपसे पूछेगा लिथियम सोडियम के साथ उन्होंने ट्रायोड में तीसरा एलिमेंट कौन सा रखा, तो आपको तीनों एलिमेंट याद रखने हैं। यानी पहला जो ट्रायोड इन्होंने बनाया वो किसका बनाया, इन्होंने पहला ट्रायोड बनाया लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। सेकंड ट्रायोड जो इन्होंने बनाया वो था कैल्शियम स्ट्रोंसियम और बेरियम का। और थर्ड ट्रायोड जो इन्होंने बनाया वो था क्रोमियम ब्रोमीन और आयोडीन का, है ना, और आयोडीन का। तो इन्होंने ऐसे ही तो किया, इन्होंने 6.9 को जोड़ा, इसके अलावा 39 को जोड़ा और उनका एवरेज निकाला तो आया 22.95, लगभग 23, तो बीच वाले का आ गया, है ना। ऐसे इन्होंने दूसरे में किया, इन्होंने किस किस को जोड़ेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले का एवरेज निकालना है, तो इन्होंने 40.1 और 137.3 को एवरेज निकाला तो कितना आया, 88.65 आया, लगभग 88 के समथिंग आया, तो इन्होंने बीच वाले का आ गया, लगभग अप्रोक्सीमेट, है ना। इसके अलावा इन्होंने फर्स्ट और थर्ड का निकाला तो हमारे पास बीच वाले का आ गया। ये इनके तीन ट्रायोड हैं जो कि फेमस है। आपसे ट्रायोड को लेकर यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपसे कहेगा लिथियम पोटेशियम के साथ कौन सा रखा गया था एलिमेंट डोबेनियर के त्रिक नियम में, कैल्शियम और बेरियम के साथ कौन सा एलिमेंट रखा गया था डोबेनियर के त्रिक नियम में, क्लोरीन और आयोडीन के साथ कौन सा एलिमेंट रखा गया था डोबेनियर के त्रिक नियम में, ठीक है। इनके तीनों ट्रायोड, उनके नाम आपको याद रखने बहुत अच्छे से, ठीक है। अच्छा, इनकी कमियों को लेकर हम करेंगे कल की क्लास में बात, है ना। कल की क्लास में इनकी कमियों को लेकर बात करेंगे, तो फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे और आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे, है ना। आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और इनकी कमियों को लेकर कल बात करेंगे। और कल फिर नेक्स्ट बात करेंगे किसको लेकर, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ऑक्टेव रूल को लेकर बात करेंगे, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, उसके बाद मेंडलीफ और उसके बाद मोजले, है ना। और फिर उसके बाद आवर्त सारणी को छानना खगाना स्टार्ट करेंगे। तो मुझे फटाफट से प्यारी सी कमेंट के साथ बता दो कि क्लास कैसी लगी। आज हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ा और तत्वों के वर्गीकरण में दो कंसेप्ट को देखा। एक था बर्जीलियस का कंसेप्ट और दूसरा था डोबेनियर का त्रिक नियम, ठीक है। त्रिक नियम को लेकर सबसे पहले कल कमियों को देखेंगे, इनके में क्या क्या कमियां रही, फिर उसके बाद आगे के जो हमारे पास रूल्स हैं उनको लेकर बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो यहां तक की चीजों को एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हुए आज की क्लास को यहीं तक रोकेंगे, ठीक है। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी आप सारी की सारी चीजों को आप रिवीजन करके कल की क्लास